हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक उपन्यास शुरू कर रही हूँ, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का अंतिम प्रश्न। उन्होंने 30 से ज़्यादा उपन्यास लिखे, जैसे परिणीता, देवदास, बड़ी दीदी, मंजली दीदी आदि। लेकिन अंतिम प्रश्न अपने समय से काफ़ी आगे है, उस समय के सामाजिक परिवेश से हटकर है। उस समय की नारी काफ़ी कम पढ़ी लिखी होती थी, जो सिर्फ चार दीवारी में रहकर ही अपना जीवन बिता देती थी। पर इस कहानी की पात्र कमल, जो शिवनाथ के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, उस जमाने में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं जानता था। इस तरह की नारी को असम्मान की नज़र से देखा जाता था। लेकिन कमल इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की थोपी हुई ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को चैलेंज करती है। वो अपने विचारों को लॉजिक के साथ रखने का साहस रखती है। ज़्यादातर पुरुष इस तरह की नारी को अच्छा नहीं मानते। शिवनाथ, जो अपनी पत्नी को धोखा देता है कमल के लिए, और कमल को धोखा देता है मनोरमा के लिए। इस कहानी का मुख्य डिस्कशन का सेंटर आशुतोष बनर्जी या आशु बाबू का घर है, जो एक वृद्ध हैं जिनकी स्त्री का निधन हो चुका है। ये नॉवल काफ़ी बोल्ड विषय पर आधारित है। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इसको मैं 25 भागों में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी। 23 भाग आप सुन चुके हैं, ये इसका 24वां भाग है, तो आइए सुनते हैं। 8-10 दिनों के बाद कमल आशु बाबू से मिलने उनके घर पहुंची, जिनकी यह कहानी है। उनके जीवन में इन दिनों में एक दुर्घटना घट गई, जबकि वह घटना आकस्मिक भी नहीं थी, अप्रत्याशित भी नहीं थी। कुछ समय से इधर उधर की हवा कमरे में आ रही थी और टुकड़े टुकड़े बादल निरंतर जमा हो रहे थे। इसकी परिणति के संबंध में विशेष संशय नहीं था। हुआ भी वही। फाटक पर चौकीदार नहीं था। घर के निचले बरामदे में साधारणतया कोई नहीं बैठता था। फिर भी 2-4 कुर्सियाँ, मेज़ और दीवार पर एक बड़े आदमी की तस्वीर टंगी हुई थी। आज वह सब गायब थी। सिर्फ छत पर बंधी हुई वह पुरानी काली लालटेन वैसे ही लटक रही थी। जगह जगह कूड़ा जम गया था। शायद उन्हें साफ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अजीब सा माहौल था। घर का मालिक यहाँ से जाने वाला है, देखकर ही लगता था। कमल ऊपर जाकर आशु बाबू की बैठक में चली गई। दोपहर होने को थी। वो पहले से ही कुर्सी पर पैर फैलाकर लेटे हुए थे। कमरे में और कोई नहीं था। पर्दा हटने की आवाज़ सुनकर उन्होंने आंखें खोलकर देखा। शायद उन्हें कमल के आने की उम्मीद नहीं थी। कुछ ज़्यादा ही खुश होकर स्वागत किया। अरे कमल, आओ बेटी आओ। उनकी ओर देखकर कमल को पीड़ा हुई। यह क्या, आप तो बिल्कुल बूढ़े लग रहे हैं चाचा जी। आशु बाबू हंसे। बूढ़ा? यह तो भगवान का आशीर्वाद है कमल। भीतर ही भीतर जब उम्र बढ़ जाती है, तब बाहर से बूढ़ा ना दिखने पर दुख होता है। कम उम्र में बाल उड़ जाने जैसा ही करुण मामला है यह। मगर शरीर ठीक नहीं दिख रहा आपका। नहीं, मगर और प्रश्न का अवसर नहीं दिया उन्होंने। तुम कैसी हो कमल? अच्छी हूँ, मैं भी तो कभी बीमार नहीं होती चाचा जी। जानता हूँ, न देह से न मन से। उसका कारण तुम्हें लोभ नहीं है, कुछ नहीं चाहती, इसीलिए तो भगवान तुम्हें दोनों हाथों से देते हैं। मुझे क्या देते देखा, बताइए तो। आशु बाबू बोले, यह डिप्टी की अदालत नहीं है बेटी, जो धमका कर मुकदमा जीत लोगी। कुछ भी होगा, फिर भी मैं मानता हूँ कि दुनिया की ओर देखता हूँ तो मुझे भी कम नहीं मिला। इसीलिए आज सुबह थैली झाड़कर लिस्ट मिलाकर देख रहा था। देखा, शून्य के अंकों से ही काफ़ी भरी पड़ी है। अंत सारहीन थैली की मोटी शक्ल में ने इंसान को सिर्फ धोखा दिया है। भीतर कुछ नहीं है। लोग गलती से ही सोचते हैं बेटी।
गणित शास्त्र में शून्य की कीमत है। मुझे तो लगता है कोई कीमत नहीं है। एक की दाईं ओर उनकी कतार लगने पर एक ही 1 करोड़ बन जाता है। शून्य अपनी भीड़ से करोड़ नहीं बनाता। पदार्थ जहाँ नहीं है वहाँ वह सिर्फ माया है। मुझे भी वैसे ही मिला। कमल ने बहस नहीं की, कुर्सी खींचकर बैठ गई। उन्होंने अपना दायां हाथ कमल के हाथ में रखकर कहा, बेटी अब सचमुच यहाँ से जाने का समय हो गया है। कल परसों चला जाऊँगा। बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी मुलाकात होगी ऐसा नहीं लगता, मगर इतना भरोसा है कि तुम मुझे नहीं भूलोगी। कमल बोली, नहीं भूलूंगी और मुलाकात भी होगी। आपकी थैली आपको सूनी लग रही होगी, मगर मैंने अपनी थैली शून्य से नहीं भरी चाचा जी। उसमें सचमुच में पदार्थ है, माया नहीं। आशु बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, मगर मन ही मन समझ गए इस लड़की ने ज़रा भी झूठ नहीं कहा। कमल बोली, आप यहाँ हैं ज़रूर, मगर आपका मन यहाँ से विदा ले चुका है। यह घर में कदम रखते ही समझ आ गया। आपको और यहाँ रोका नहीं जा सकता। कहाँ जाएंगे? कलकत्ते? आशु बाबू धीरे धीरे सिर हिलाकर बोले, नहीं, वहाँ नहीं। इस बार ज़रा दूर जाने की सोच रहा हूँ। पुराने मित्रों से वादा किया था कि अगर जीवित रहा तो मिलूँगा ज़रूर। यहाँ तुम्हें भी तो कोई काम नहीं है कमल। चलोगी बेटी मेरे साथ विलायत? और वहाँ से लौट न पाया तो तुमसे मेरी खबर भी यहाँ तक पहुँच जाएगी। इस अस्पष्ट बात को कमल समझ गई, मगर इस अस्पष्टता को स्पष्ट करके पीड़ा पहुँचाने की ज़रूरत नहीं थी। आशु बाबू बोले, डरो मत बेटी, बूढ़े की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। इस निकम्मी देह के दाम भारी हैं। इसे ढोने के बहाने मैं किसी का ऋणी नहीं रहूँगा। मगर कौन जानता था कमल, इस मांस के पिंड पर भी जटिल प्रश्न उठ जाएंगे। लगता है शर्म से ज़मीन में समा जाऊं। इतना बड़ा विस्मय भी दुनिया में हो सकता है, कब सोचा था। कमल संदेह से चौंकी, बोली, नीलिमा दीदी नहीं दिख रही, वह कहाँ है चाचा जी? आशु बाबू बोले, शायद अपने कमरे में है। कल सुबह के बाद नहीं देखा। मैंने सुना है हरेंद्र आकर अपने घर ले जाएगा। अपने आश्रम में? आश्रम नहीं है अब वहाँ। सतीश चला गया है, कुछ लड़कों को साथ ले गया है। सिर्फ 4-5 लड़कों को हरेंद्र ने नहीं जाने दिया। वह वहीं हैं। इनके माता पिता रिश्तेदार कोई नहीं हैं। इन्हें वह अपने तरीके से पालने की सोच रहा है। तुमने नहीं सुना, सुनोगी भी किससे? कुछ पल रुककर कहने लगे, परसों शाम को सबके जाने के बाद असमाप्त पत्र पूरा करके नीलिमा को पढ़कर सुनाया। कुछ दिनों से वह अनमनी सी रहती थी, ज़्यादा दिखती भी नहीं थी। वह पत्र मैंने अपने कलकत्ते के कर्मचारी को लिखा था। मेरे विलायत जाने का इंतज़ाम पूरा करने के लिए लिखा था। एक नई वसीयत भी लिखी थी। शायद यही मेरी अंतिम वसीयत है। अटर्नी को दिखाकर नाम साइन करवाकर उसे भी वापस भेजने के लिए लिखा था। और भी आदेश थे। नीलिमा कुछ सिलाई कर रही थी। उससे कोई जवाब न पाकर उसकी ओर देखा तो उसका सिलाई का कपड़ा ज़मीन पर पड़ा था और उसका सिर कुर्सी पर लुढ़का पड़ा था। आंखें बंद थी और चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। क्या हुआ होगा, अचानक समझ नहीं आया। जल्दी से उठकर उसे लिटाया। ग्लास में पानी रखा था, चेहरे पर छींटे मारे। पंखा पास नहीं मिलने पर अखबार से हवा की। नौकर को बुलाना चाहा पर आवाज़ ही नहीं निकली। शायद 2-3 मिनट हुए होंगे। वह अचानक उठ बैठी। उसका सारा शरीर कांप रहा था। उसके बाद मेरी गोद में मुंह छिपाकर फकफकाकर रो पड़ी। उफ, कितना रोई। लगा जैसे उसकी छाती फट जाएगी। काफ़ी देर बाद उसे सीधा बैठाया। कितने दिनों की कितनी ही बातें, कितनी ही घटनाएं याद आ गई। मुझे सब कुछ समझ आ गया। कमल चुपचाप उनकी ओर देखती रही। आशु बाबू ने 2-3 मिनट चुप रहकर खुद को संभाल कर कहा, इस हालत में उससे क्या कहूँ। सोच पाने से पहले ही वह तीर की तरह उठी। एक बार देखा भी नहीं, कमरे से बाहर चली गई। न उसने कुछ कहा न मैंने।
उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। कमल ने पूछा, क्या आपको पहले कुछ समझ नहीं आया था? आशु बाबू बोले, नहीं, सपने में भी नहीं। और कोई बात होती तो संदेह होता कि यह धोखा मात्र है, सिर्फ स्वार्थ है, मगर उसके विषय में ऐसा सोचना भी अपराध होगा। कितना आश्चर्य है औरत का मन। यह बीमार जीर्ण देह, यह अक्षम चित्त, इस जीवन की शाम में जब जीवन की कीमत एक पैसा भी ना हो, उसके प्रति भी एक सुंदर स्त्री का मन आकर्षित हो सकता है। इससे बड़ा विस्मय दुनिया में क्या होगा? जबकि यह सत्य है, इसमें ज़रा भी झूठ नहीं है। यह कहकर वह सदाचारी प्रौढ़ इंसान क्षोभ, वेदना और अकपट लज्जा से लंबी सांस छोड़कर चुप हो गए। कुछ पल इस भाव में रहने के पश्चात बोले, मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस बुद्धिमती स्त्री की मुझसे कोई प्रत्याशा नहीं है। वह सिर्फ मेरी देखभाल करना चाहती है, सिर्फ चाहती है कि सेवा के अभाव में मेरे जीवन के बाकी दिन दुख में न कटे। सिर्फ दया और करुणा है। कमल को चुप देखकर भी कहने लगे, बेला जब तलाक लेना चाहती थी तो मेरी सहमति थी। बातों बातों में उस दिन यह प्रसंग जब उठा तो नीलिमा बहुत नाराज़ हुई थी। उसके बाद से वह बेला को सहन नहीं कर पा रही थी। अपने पति को इस तरह से सबके सामने अपमानित, लज्जित करके इस प्रतिहिंसा के मामले को नीलिमा मान नहीं पाई। वह कहती है, पति को त्याग देना ही बड़ी बात नहीं है, उसे फिर से पाने की साधना ही स्त्री की परम सार्थकता है। अपमान का प्रतिशोध लेने पर स्त्री की मर्यादा नष्ट होती है, नहीं तो वही तो पारस पत्थर है जिस पर प्यार का मूल्य आंका जाता है। और यह कैसा आत्मसम्मान बोध है जिसे अपमानित करके दूर कर दिया। उसी से हाथ फैलाकर अपने खाने पहनने की कीमत लेना। मर क्यों नहीं गई? सुनकर मुझे लगता था यह नीलिमा की गलत सोच है, ज़्यादती है, मगर आज सोचता हूँ प्यार क्या नहीं कर सकता। रूप, यौवन, सम्मान, संपदा कुछ नहीं है बेटी, माफ़ी ही उसके सच्चे प्राण हैं। जहाँ यह नहीं है वहाँ सिर्फ विडंबना है। वही रूप यौवन की बहस होती है, वहीं आत्म मर्यादा का टग ऑफ वार चलता रहता है। कमल उनकी ओर चुपचाप देखती रही। आशु बाबू बोले, कमल तुम उसकी आदर्श हो, मगर चांदनी ने जैसे सूरज को ढक दिया, तुमसे उसे जो मिला है अंतर के रस में भिगोकर उसे कितनी दिशाओं में उसने बिखेर दिया है। इन 2 दिनों में मैंने 200 सालों की सोच को सोच लिया है कमल। पत्नी का प्यार मुझे मिला था, उसका स्वाद जानता हूँ, स्वरूप पहचानता हूँ, मगर औरत के प्यार का वह सिर्फ एक छोर है। यह नई सोच अचानक मुझ में छाई हुई है। इसकी कितनी बाधाएं, कितनी पीड़ाएं, खुद को विसर्जित करने के लिए कितने ही अनजान आयोजन हैं। हाथ फैलाकर ले नहीं पाया, मगर क्या कहकर इसे नमस्कार करूं समझ नहीं आता बेटी। कमल समझ गई कि पत्नी के प्रेम की जिस छाया ने उनके चारों ओर अंधेरा कर रखा था, वह आज धीरे धीरे छट रहा है। आशु बाबू बोले, हाँ एक बात और, मणि को मैंने माफ़ कर दिया है। पिता के अभिमान को उस पर हावी नहीं होने दूंगा। जानता हूँ दुख तो उसे झेलना ही है। दुनिया का विधिबद्ध शासन उसे छोड़ेगा नहीं, अनुमति तो दे नहीं सकता, मगर जाते समय इतना आशीर्वाद छोड़ जाऊंगा कि दुखों के बीच में एक दिन वह खुद को ढूंढ पाए। उसकी भूल, भ्रांति, प्यार, भगवान उसका न्याय करे। कहते कहते उनकी आवाज़ भारी हो गई। इसी तरह काफ़ी समय नीरवता से कटा। उनके मोटे हाथ को कमल धीरे धीरे सहला रही थी। काफ़ी देर बाद मृदु स्वर में पूछा, चाचा जी, नीलिमा के विषय में क्या तय किया? आशु बाबू अचानक सीधे होकर बैठ गए। किसी ने जैसे उन्हें धक्का देकर उठाया हो। बोले, देखो बेटी, तुम्हें पहले भी नहीं समझा पाया था, अब भी नहीं समझा सकता। शायद आज इतनी सामर्थ्य भी नहीं है, मगर कभी भी यह संशय नहीं आया कि एकनिष्ठ प्रेम का आदर्श इंसान का सच्चा आदर्श नहीं है। नीलिमा के प्यार पर शक नहीं किया, मगर वह जितना सच है उसे
प्रत्याख्यान करना भी मेरा उतना ही बड़ा सत्य है। किसी भी तरह मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसका तर्क नहीं मिलेगा, मगर इस निष्फलता में ही इंसान आगे बढ़ता रहेगा। कहाँ पहुँचेगा नहीं जानता, मगर पहुँचेगा ज़रूर। वह मेरी कल्पना के बाहर है, मगर इतनी बड़ी पीड़ा का दान इंसान को एक दिन ज़रूर मिलेगा। नहीं तो जगत मिथ्या है, सृष्टि मिथ्या है। कमल वे कहने लगे, यह जो नीलिमा है, किसी भी व्यक्ति के लिए जो अमूल्य संपदा है, उसे आज कहीं जाने की जगह नहीं है। उसकी व्यर्थता मेरे बाकी बचे जीवन में शूल की तरह चुभती रहेगी। सोचता हूँ, अगर वह किसी और से प्यार करती, क्या यह उसकी भूल है? कमल बोली, गलती सुधारने के दिन अभी समाप्त नहीं हो गए चाचा जी। कैसे? तुम्हें क्या लगता है वह कभी किसी और से प्यार कर सकती है? कम से कम असंभव तो नहीं है। आपके जीवन में ऐसा हो सकता है, क्या आपने कभी सोचा था? मगर नीलिमा उस जैसी। कमल बोली, यह नहीं जानती, मगर जो नहीं मिला नहीं मिलेगा, उसे याद करके वह सारा जीवन निराशा में काटे। क्या आप यही प्रार्थना करते हैं? आशु बाबू का चेहरा बुझ गया। बोले, यह प्रार्थना नहीं करता। पल भर बाद बोले, मगर मेरी बात भी तुम नहीं समझोगी कमल। मैं जो कर सकता हूँ तुम नहीं कर सकती। सत्य के मूलगत संस्कार और तुम्हारे और मेरे एक जैसे नहीं हैं, बिल्कुल भिन्न हैं। इस जीवन को जो लोग मानव आत्मा की चरण प्राप्ति मानते हैं, उनका इंतज़ार नहीं किया जा सकता। तृष्णा की अंतिम बूंद पानी को पी लेने से ही नहीं, मगर हम जन्म जन्मांतर मानते हैं। हमारे पास इंतज़ार के लिए बहुत समय है। औंधे लेटकर चूसकर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कमल शांत स्वर में बोली, मैं जानती हूँ चाचा जी, मगर इस कारण आपके संस्कार को तर्क नहीं मान सकती। आकाश कुसुम की आशा में विधाता के द्वार पर जन्म जन्मांतर तक हाथ फैलाकर इंतज़ार करने का धैर्य मुझ में नहीं है। इस जीवन को सबके बीच सहज रूप से पाऊँ, यही मेरा सत्य है, यही मेरा महत्व। फल फूल शोभा संपदा से मेरा यही जीवन भर जाए। अगले जन्म के बड़े लोभ की उम्मीद में इस जीवन की अवहेलना करके इसे अपमानित नहीं करूँगी मैं। चाचा जी, इसी कारण आप लोग आनंद और सौभाग्य से स्वेच्छा से वंचित हैं। इस जीवन को तुच्छ किया है आपने, इस कारण इस काल ने आपको तुच्छ कर दिया है। नीलिमा दीदी से मुलाकात होगी या नहीं नहीं जानती। अगर मिली तो उनसे यही कहूँगी। कमल खड़ी हो गई। अचानक आशु बाबू ने ज़ोर से उसका हाथ पकड़ लिया। जा रही हो बेटी? मगर तुम जा रही हो, सोचते ही हृदय के भीतर हाहाकार होने लगता है। कमल बैठ गई। बोली, मगर मैं तो आपको कोई तसल्ली नहीं दे पाती। देह मन से जब आप पीड़ित हैं, जब सांत्वना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब मैं जैसे चारों ओर से आपको चोट पहुंचाती रहती हूँ, फिर भी मैं आपसे किसी से कम प्यार नहीं करती चाचा जी। आशु बाबू स्वीकारते हुए बोले, और फिर नीलिमा, यह क्या कम विस्मय है? मगर इसका कारण जानती हो कमल? कमल मुस्कुराकर बोली, क्योंकि आप में झूठ नहीं है। झूठ अपना बोझ नहीं उठा पाता, पैरों के नीचे से खुद को हटाकर खुद को ही डुबा देता है। मगर मिट्टी लोहे का भी बोझ ढोती है, उसी पर इमारत खड़ी की जाती है। नीलिमा दीदी को सब औरतें नहीं समझ सकती, मगर खुद से खेलने के लिए दिन जिनके बीत गए, इस बार अपना बोझ उतारकर सांस लेकर जीना चाहते हैं, वही उनको समझेंगे। कहकर आशु बाबू ने सांस छोड़ी। बोले, शिवनाथ। कमल बोली, जिस दिन से उन्हें सच में जान पाई, उस दिन से सारी शिकायतें समाप्त हो गई, जलन मिट गई। शिवनाथ गुणी कलाकार हैं, शिवनाथ कवि हैं। चिरस्थायी प्रेम उनकी राह में बाधा है, सृष्टि के विरुद्ध है, स्वभाव के विपरीत है। यही बात तो उनके सामने उस दिन कहना चाहती थी। औरत तो सिर्फ उपलक्ष्य है, नहीं तो वह सिर्फ खुद से प्यार करते हैं। अपने मन को दो भागों में बांटकर उनकी दुनिया की लीला चलती है। उसके बाद उसके समाप्त होने के कारण ही
उनके गले में सुर इतना विचित्र हो जाता है, नहीं तो ऐसा नहीं होता, सूख कर जड़ हो जाता। मैं जानती हूँ शिवनाथ ने उसे धोखा नहीं दिया, मणि खुद आगे बढ़ी है। सूर्यास्त के समय बादलों पर जो रंग दिखता है चाचा जी, वह स्थायी नहीं होता, वह अपना रंग भी नहीं होता, मगर इस कारण उसे झूठ कौन कहेगा। आशु बाबू बोले, क्या पता, मगर रंग से इंसान का जीवन नहीं चलता बेटी, और उपमा से पीड़ा कम नहीं होती। उसका क्या बोलो। कमल का चेहरा मलिन पड़ गया। इसीलिए तो बार बार एक ही प्रश्न घूम रहा है चाचा जी, समाप्त ही नहीं होता। आप अपना वही आशीर्वाद छोड़ जाइए, मणि दुखों में खुद को ढूंढ पाए। जो झड़ जाना है वह झड़कर उस दिन वह खुद को बिना किसी संशय के पहचान पाए। और आपसे भी कहती हूँ, संसार में बहुत सी घटनाओं में विरह भी एक घटना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसी को नारी का सर्वस्व जिस दिन मान लिया था, उसी दिन से औरत के जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी शुरू हो गई थी। विलायत जाने से पहले मन की इस झूठी जंजीर से अपनी बेटी को मुक्त कर जाइए चाचा जी, यही मेरी अंतिम प्रार्थना है आपसे। अचानक द्वार पर आहट पाकर दोनों ने देखा। हरेंद्र ने आकर कहा, मैं भाभी को लेने आया हूँ आशु बाबू, वे तैयार हैं, मैंने गाड़ी मंगवाने भेजा है। आशु बाबू का चेहरा पीला पड़ गया। बोले, अभी? मगर बेला भी नहीं है। हरेंद्र बोले, 10-20 कोस दूर थोड़े ही है, 5 मिनट में पहुंच जाएगी। उनका चेहरा गंभीर और बातें नीरस थी। आशु बाबू धीरे से बोले, हाँ मगर शाम हो गई है, आज अगर न जाए तो। हरेंद्र ने जेब से एक टुकड़ा कागज़ का निकाल कर कहा, आप ही बताइए। उन्होंने लिखा है, देवर जी, यहाँ से मुझे ले जाने का उपाय अगर न कर सको तो मुझे बताना, मगर कल यह मत कहना कि मुझे क्यों नहीं बताया। नीलिमा। आशु बाबू स्तब्ध रह गए। हरेंद्र बोला, मैं यह दावा तो नहीं कर सकता कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ, मगर आप उन्हें जानते ही हैं। इस पत्र के बाद देर करने का साहस नहीं है मुझ में। तुम्हारे घर में ही रहेगी? हाँ, कम से कम तब तक जब तक इससे अच्छा इंतज़ाम नहीं हो जाता। सोचा जब इस घर में इतने दिन रह ली तो वहाँ रहने में कुछ गलत नहीं होगा। आशु बाबू चुप रहे। यह नहीं कहा कि पहले यह तर्क क्यों नहीं। नौकर ने आकर खबर दी कि मेम साहब का सामान मैंने मजिस्ट्रेट की कोठी से मेम साहब का सामान लेने मजिस्ट्रेट की कोठी से नौकर आया है। आशु बाबू बोले, उनका सारा सामान दे दो। कमल से नज़रें मिलते ही आशु बाबू बोले, बेला कल सुबह यहाँ से चली गई है। मजिस्ट्रेट की पत्नी उसकी सहेली है। एक अच्छी खबर तुम्हें बताना भूल गया कमल, बेला के पति उसे लेने आए हैं। लगता है रिकॉन्सिलिएशन हो गया है। कमल को कोई विस्पर में नहीं हुआ। बोली, मगर यहाँ क्यों नहीं आए? आशु बाबू बोले, शायद स्वाभिमान को ठेस लगती हो। जब तलाक का मामला था तब बेला के पिता के पत्र के उत्तर में मैंने सहमति जताई थी। उसका पति यह बात भूल नहीं पाया है। आपने सहमति दी थी? आशु बाबू बोले, इसमें चौंकने वाली क्या बात है कमल? उसका पति दोषी था, उसका त्याग करने में मुझे कोई भूल नहीं दिखाई देती। यह अधिकार सिर्फ पति का है, पत्नी का नहीं, यह मैं नहीं मान सकता। कमल चुप रही। उनकी सोच में कोई कपटता नहीं है, भीतर बाहर एक जैसा है। यही बात उसे एक बार फिर से याद आ गई। नीलिमा दरवाजे से नमस्कार करके चली गई। कमरे में भी नहीं आई, किसी की ओर देखा भी नहीं। काफ़ी देर तक कमल उनके हाथ को सहलाती रही। कोई बातचीत नहीं हुई। जाने से पहले धीरे से बोली, सिर्फ यदु के सिवा पुराना इस घर में कोई नहीं है। यदु? हाँ, आपका पुराना नौकर। मगर वह नहीं है बेटी, उसका बेटा बीमार है, 5 दिन पहले छुट्टी लेकर चला गया है। फिर काफ़ी देर दोनों चुप रहे। अचानक आशु बाबू ने पूछा, उस राजन की कोई खबर जानती हो कमल? नहीं चाचा जी, जाने से पहले उसे देखने का मन है। तुम दोनों जैसे भाई बहन हो, जैसे एक ही पेड़ के 2 फूल। यह कहकर वह चुप हो गए। अचानक कुछ याद आया। बोले, तुम लोग तो महादेव जैसे दरिद्र हो, रुपये पैसे ऐश्वर्य संपत्ति कुछ नहीं।
कहाँ जैसे उन्हें छोड़ आए हो, ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं, ऐसा भाव है। कमल हंसकर बोली, यह क्या चाचा जी, राजन के विषय में नहीं जानती, मगर मैं 2 पैसे पाने के लिए कितनी मेहनत करती हूँ। आशू बाबू बोले, सुना है मैंने, बैठा बैठा सोचता रहता हूँ। कमल को लौटने में देर हो गई। जाते समय आशू बाबू ने कहा, डरो मत, जो मुझे छोड़कर कभी नहीं रही आज भी नहीं रहेगी, उपाय ज़रूर करेगी बेटी। यह कहकर दीवार पर टंगी अपनी पत्नी की तस्वीर की ओर इशारा किया। कमल ने घर पहुंचकर देखा, ऊपर जाया नहीं जा सकता था। बक्से और बिस्तर सीढ़ियों के सामने रखे थे। हृदय धक से रह गया। किसी तरह ऊपर जाकर देखा, रसोई से आवाज़ें आ रही हैं। झांक कर देखा, अजीत ने उसकी नौकरानी की मदद से स्टोव पर पानी चढ़ाया है और चारों ओर चाय चीनी ढूंढ रहा है। यह सब क्या है? अजीत चौंक कर बोला, चाय चीनी तुम संदूक में बंद करके रखती हो क्या? पानी उबल उबल कर समाप्त हो गया। मगर मेरे घर में आपको ढूंढने पर चीज़ें क्यों मिलेंगी? हटिए, मैं बनाती हूँ। अजीत हट गया। कमल बोली, मगर मामला क्या है? बक्से पोटली किसके हैं? मेरे। हरेन बाबू ने नोटिस दे दी है। जाने की नोटिस दी होगी, मगर यहाँ आने की राय किसने दी? मेरी अपनी राय है यह। अब तक दूसरों की बुद्धि से जीता रहा, आज अपनी बुद्धि ढूंढ ली है। कमल बोली, अच्छा किया, मगर वह सब क्या नीचे पड़े रहेगा? चोरी हो जाएगा। सुनकर अजीत परेशान हो गया। अभी तक तो है न, एक चमड़े के बक्से में बहुत सारे रुपए हैं। कमल गर्दन हिलाकर बोली, बहुत अच्छा। कुछ लोग होते हैं जो 80 साल की उम्र में भी बालिग नहीं होते, उनके सिर पर एक अभिभावक ज़रूर चाहिए। भगवान ऐसा दया करके करते हैं। चाय छोड़िए, नीचे आइए, दोनों मिलकर ऊपर लाते हैं।